गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि शाफ्ट में कैसे मैन वाइंडिंग के दौरान ओवर वाइंडिंग होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी हुक और सेफ्टी कैच कैसे काम करता है, और उसके साथ कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो विगत वर्ष के आए थे उसको सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो डिफरेंट टाइप की मशीन्स है, जैसे कि आपके सामने एक वी बेल्ट ड्राइव की बात करता है। वी बेल्ट ड्राइव ये कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, जिसको एमएमवी कहते हैं, जो सरफेस में लगी रहती है। ये मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो आपका शाफ्ट रहता है, वो शाफ्ट के साथ एक जो अपनी मोटर रहती है, वो मोटर जो है उसको रोटेट करने के लिए मोटर के रोटेशन के साथ जो है ये रोटेट होती है। तो जिसमें आपने ये वी बेल्ट का आपने प्रयोग किया है उसमें, और ये इसको रोटेट करने का काम करती है। तो ये जो है फैन शाफ्ट है, और ये जो है आपका मोटर शाफ्ट है जो एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करती है, किसमें? एमएमवी में, तो जिसको आप कहते हैं। तो इसी तरीके का और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए मिस्टर सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि इसकी वीडियो का स्टडी करके वो अपने डीजीएमएस के जो एग्जाम होने वाली है, गेट का एग्जाम होने वाला है, ओवरमैन के कैंडिडेट्स, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर के कैंडिडेट जो है वो उसकी तैयारी करके आपको धन्यवाद दे सके, साथ ही जो है एग्जाम पास करके अपना सर्टिफिकेट गेन कर सके और प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए, या नए सब्सिडरी कोल कंपनी में, नॉन कोल कंपनी में जॉब पर करके अपने लाइफ को बेटर बना सके। फ्रेंड्स, हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जो आपके सामने क्वेश्चंस रखी हुई है डीजीएमएस के द्वारा जो पूछी गई है। 41 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें ये कहा है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स, मेरे कर्सर के साथ अपना नजर को मूव करने का कोशिश करिए। क्या कहता है? सेकेंड क्लास ये रिस्ट्रिक्टेड मशीनरी का क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रही होगी। मैं और क्लियर विजन करने के लिए इसको एक बार प्रेस कर देता हूं, ये आपको दिखाई दे रही होगी स्पष्ट रूप से। क्या कहता है क्वेश्चन? सेकेंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2021, 41 नंबर क्वेश्चन। पावर ट्रांसमिशन इन एमएमवी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर आर डन थ्रू, उसको किसके थ्रू किया जाता है? ए नंबर गियर ट्रेन, बी नंबर स्प्रॉकेट एंड चेन, सी नंबर वी बेल्ट, सी नंबर फ्लैट बेल्ट, ये नंबर फ्लूइड कपलिंग। तो यहां पर हम लोग वी बेल्ट ड्राइव द्वारा, जिसको कट पेस्ट करके पिक्चर को भी रखा हूं, आप देख रहे होंगे कि वी बेल्ट ड्राइव द्वारा सी नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहां पे देखिए आपकी क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहती है। मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए, अपने आंख को बढ़ाइए। एडिक्वेट जनरल लाइटिंग अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑन द सरफेस वेयर नेचुरल लाइट इज इनसफिशियंट। क्या कहता है? मीनिंग समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एडिक्वेट जनरल लाइटिंग का अरेंजमेंट जो आप प्रोवाइड करते हो काम के दौरान सरफेस के ऊपर, जहां नेचुरल लाइट जो होती है अपर्याप्त रहती है, तो वो जगह कौन सी रहती है? ए नंबर इन एवरी इंजन हाउस, प्रत्येक इंजन हाउस में। बी नंबर इन द विसिनिटी ऑफ द एवरी वर्किंग शाफ्ट, जो प्रत्येक वर्किंग शाफ्ट रहती है उसके नजदीक में। सी नंबर कहता है एट एवरी ओपन कास्ट वर्किंग, प्रत्येक ओपन कास्ट वर्किंग के नजदीक में। एट एवरी प्लेस वेयर पर्सन्स हैव टू वर्क, जहां पर प्रत्येक लोग अपना काम संपन्न करते हैं, ऐसा प्रत्येक जगह में। ऑल ऑफ दी अबव, तो यहां पर ऑल ऑफ दी अबव आपकी दी हुई है। रेगुलेशन नंबर 175 जनरल लाइटिंग 1 का ए का सब रेगुलेशन, तो आप ई को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जिस संबंध में डीजीएमएस ने जनरल स्टैट्यूटरी रूल जीएसआर निकाली हुई है, जिसकी लाइटिंग की स्टैंडर्ड बताई गई है, जिस संबंध में वर्किंग में और लेजिस्लेशन में प्रश्न पूछी जाती है, जिसकी वीडियो मैं कई बार अपलोड कर चुका हूं। आप जैसे ही मिस्टर सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल है उसमें सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस इन एंड अंडरग्राउंड माइंस। चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। ये 43 नंबर का प्रश्न है, पढ़ते हैं क्या कहता है। A heat engine converts heat energy from fuel combustion or any other source into which type of work?
हीट इंजन जो होती है वो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को, कहां से? फ्यूल कंबस्टन से। जो फ्यूल जलती है, ईंधन जलती है, उससे हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, या एनी अदर सोर्स या अन्य कोई सोर्स से जो हीट, जैसे कोयले को जलाते हैं तो हीट डेवलप होती है, उस हीट एनर्जी को हीट इंजन कन्वर्ट करती है। और जैसे बॉयलर आप देखते हैं तो वो किस टाइप का वर्क करती है? तो इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं करती है। आप उससे पानी को गर्म करते हो, वेपर बनती है, और वो वेपर स्टीम जो बनती है वो आपको मैकेनिकल वर्क कराती है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क कब कराती है? जब वो इलेक्ट्रिकल का काम संपन्न, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। जनरली वो रोटेशन का काम करती है। पहले जो वाटर जो रोटेट करती है ड्रम को, उसके बाद जो है आप उसको कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पर अपने को पावर जो जनरेटिंग पॉइंट होती है, पावर प्लांट होती है, वहां पर इस हीट को हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल में प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, लेकिन पहले मैकेनिकल वर्क ही हमारा मेन काम होता है। तो यहाँ पर बी में मैकेनिकल वर्क आप कह सकते हैं, प्रेशर वर्क नहीं, डायनेमिक वर्क नहीं, नन ऑफ द अबव। मैकेनिकल वर्क के संबंध में मैं यहाँ पर देखिए कहा हूं कि इन थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स और इंजीनियरिंग में ये हीट इंजन इज द सिस्टम, हीट इंजन एक सिस्टम है दैट कन्वर्ट्स हीट टू मैकेनिकल एनर्जी। हीट जो है कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी, व्हिच कैन देन बी यूज्ड टू मैकेनिकल वर्क। जो वेंटिलेशन वाले कैंडिडेट होते हैं, H बराबर I²RT के तहत हीट निकालने का काम करते हैं जूल में। तो यहां पर हीट इंजन के बारे में मैं लिखा हूं, इट कैन बी डिफाइंड एज द एनी इंजन दैट कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क आउटपुट। एग्जांपल ऑफ हीट इंजन इंक्लूड स्टीम इंजन, डीजल इंजन, गैसोलीन, जिसको पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। तो यह जो हीट इंजन होती है वो ऐसा इंजन होती है जो थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जैसे कि स्टीम इंजन, डीजल इंजन, ये सभी जो है फ्यूल को कन्वर्ट करती है थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, जो पेट्रोल इंजन भी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के फ्लो के आधार पर हाउ थर्मल एनर्जी इज बीइंग डिलीवर्ड टू वर्किंग फ्लूइड ऑफ द हीट इंजन, हीट इंजन के फ्लूइड को वर्किंग कराने के लिए कैसे डिलीवर करती है, कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। दो प्रकार की इंजन होती है हीट इंजन, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। तो आप बी नंबर को टिक लगा लिए होंगे। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है? 44 नंबर का क्वेश्चन, जो कि शायद टाइप नहीं हुई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा। ये 45 नंबर का क्वेश्चन को मैं अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट, जो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग सेट होती है, उसके लिए ट्रांसफार्मर जो यूज होती है, ट्रांसफार्मर से संबंधित जो मशीनरी के क्वेश्चन पेपर है उसमें लगभग 10 से ऊपर प्रश्न पूछे जा चुके हैं फ्रेंड। ट्रांसफार्मर का सभी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अच्छे से कर लीजिएगा और आपसे मैक्सिमम प्रश्न पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज हो जाती है वो किस टाइप की यूज होती है, तो देखिए मैं इस संबंध में कट पेस्ट करके रखा हूं। Commonly used AC welding sets are single phase और 3 phase step down transformer। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज होती है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला सिंगल फेस या 3 फेस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। अंडर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसी सप्लाई, दिस ट्रांसफार्मर प्रोवाइड ए लो वोल्टेज, ये प्रोवाइड करती है लो वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 80 to 100 वोल्ट on an open circuit for the welding operation. They operate at a low power factor in the order of 0.3 से 0.4 के बीच में। तो लो पावर फैक्टर ये सिंगल फेस 3 फेस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जनरेट करती है, पावर फैक्टर cos 5 जिसको आप कहते हैं। तो ये ओपन सर्किट जो वेल्डिंग करने का काम होती है, जिसके बीच में वोल्टेज जो होती है 80 से 100 वोल्ट के बीच में स्टेप डाउन करती है फ्रेंड। तो आप बी नंबर जो बूस्टर टाइप की नहीं होती है, स्टेप डाउन जो स्टेप डाउन होती है वही आप टिक लगाइएगा, स्टेप अप नहीं होती है, ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगी। तो यहां पर आंसर सी को टिक लगा लिए होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एसी वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर यूज की जाती है। 46 नंबर में आते हैं, व्हाट इज S1 ड्यूटी साइकिल ऑफ इंडक्शन मोटर। यहां पर स्लिपरिंग मोटर आपने पढ़ा कि स्लिप या पढ़ेंगे या इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। तो यहां पर जो इंडक्शन मोटर का ड्यूटी साइकिल कितने भागों में बांटी गई है, जिसके संबंध में यहां पर मैं कट पेस्ट करके रखा हूं। क्या बोलता है? S1 कंटिन्यूअस ड्यूटी, S1 कंटिन्यूअस ड्यूटी जो कि प्रदान करती है, द मोटर वर्क्स एट ए कांस्टेंट लोड।
ये मोटर जो होती है कांस्टेंट लोड पर काम करती है फॉर इनफ टाइम, पर्याप्त समय के लिए, टू रीच टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, जब तक कि वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शांत कंडीशन तक नहीं पहुंच जाती है, टेम्परेचर जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, तो वो S1 कंटिन्यूस ड्यूटी टाइप की होती है। S2 जो होती है शॉर्ट टाइम ड्यूटी होती है, वो शॉर्ट टाइम ड्यूटी के लिए इसको यूज किया जाता है। मोटर वर्क्स एट ए कांस्टेंट पर, तो यहां पर देख रहे हैं कि S1 जो है कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए की जाती है, S2 जो है शॉर्ट टाइम ड्यूटी के लिए की जाती है, S3 जो है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी के लिए आती है, यानी मध्य मध्य में जब कभी जरूरत पड़े तो उस समय आपको परफॉर्म करना जब हो तो वो S3 मोटर की इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी के लिए की जाती है। S4 जो है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग के लिए की जाती है, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग के लिए की जाती है। तो आप यहाँ पर जो S1 है वो पूछा जा रहा है, तो S1 कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए की जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप 47 नंबर प्रश्न में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और जिगिंग मूवमेंट इज नोन एज, जनरली आप जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होती है या जो जिगिंग मूवमेंट कहती है, जब माताएं घर की या घर की जो काम करने वाली किचन में होती है, आटा जब चालते हैं तो चलनी को लेकर के आप इस तरीके से हिलाते हैं, सत्तू चालते हैं या आटा चालते हैं या समथिंग और कोई चीज चालते हैं, तो उसको ये मूवमेंट प्रदान करते हैं, जिसको ही कहा जाता है क्या चीज, जिगिंग मूवमेंट या रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, जिससे आप स्क्रीनिंग प्लांट में जो हमारी स्क्रीन रहती है कोयले को डिफरेंट साइज में कन्वर्ट करने के लिए, वही मूवमेंट यहां पर रेसिप्रोकेटिंग या जिगिंग मूवमेंट इज नोन एज क्या कहलाता है, स्लो फॉरवर्ड एंड क्विक बैकवर्ड स्ट्रोक। बी नंबर कहता है क्विक फॉरवर्ड एंड स्लो बैकवर्ड स्ट्रोक। सी नंबर कहता है इक्वल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक। तो यहां पर इक्वल फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक, जब आप चलनी से आटा को चालते हैं तो दोनों तरफ एक समान फोर्स लगाते हैं। सी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। बोथ 1 एंड 2 जो है, यानी कि यहां पर आंसर जो होगी सी नंबर ही होगी। आप इसको जो है देखिए यहां पर गलत हो गई है, मेरे से टाइप गलत हो गई है, बोथ 1 एंड 2 नहीं होगी, यहां पर जो होगी क्या होगी, आप कह रहे हैं सी नंबर होगी। इसको आप पढ़ लीजिए और इसको सुधार लीजिए, तो ये हो गई सी नंबर। देखिए यहां पे क्या कहता है कि इसको पढ़ लीजिए, रेसिप्रोकेटिंग मोशन आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकेशन इज ए रिपीटिटिव अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का ही बैक या फोर्थ डायरेक्शन में या अप और डाउन डायरेक्शन में, जैसे पिस्टन भी मूव होता है इंजन में तो अप एंड डाउन मूव होता है। तो इट इज फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म, ये वाइड रेंज में इसका यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड पंप्स में भी इसका यूज किया जाता है। द टू अपोजिट मोशंस दैट कंप्राइजेस ए सिंगल रेसिप्रोकेशन साइकिल आर कॉल्ड द स्ट्रोक्स। एक स्ट्रोक किसको कहते हैं, जब टू साइकिल आपको कंप्लीट होती है, कंप्राइजेस ए सिंगल रेसिप्रोकेटिंग साइकिल, जो सिंगल रेसिप्रोकेटिंग साइकिल होती है उसको एक स्ट्रोक कहा जाता है। तो आप यहां पर सी नंबर इक्वल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक आप सी नंबर को टिक लगा लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, इसको स्लाइड स्लो की तरह बड़ा कर देते हैं, ये रही बड़ा हो गई। अब नेक्स्ट आप प्रश्न पे आते हैं 48 नंबर का, क्या कहता है, सर्किट ब्रेकर, आप जैसे ही मेन पावर केबल को किसी भी काम कराने के लिए डायरेक्ट उस मशीन से नहीं जोड़ते हैं, उस यहां पर एक ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं जिसको सर्किट ब्रेकर कहते हैं। आप माइंस में काम कर रहे हैं जरूर जानते होंगे। तो सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ये जो शॉर्ट सर्किट करंट कहीं डेवलप हो गई काम करने के दौरान, तो उस दौरान जो है उसकी स्थिति बताने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या प्रदान करती है, ए नंबर स्टेडी स्टेट, बी नंबर सब ट्रांजिएंट स्टेट, सी नंबर ट्रांजिएंट स्टेट, डी नंबर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां पर आप स्टेडी स्टेट यानी कि जो शांत, जब नदी गहरा जो होती है वो शांत बहती है, स्थिर होकर के बहती है, जिसको स्टेडी स्टेट फ्लो कहते हैं आप। अब यहां पे इसका मतलब स्टेडी स्टेट का समझ गए होंगे, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब समझिए तो आप इसको सब ट्रांजिएंट स्टेट का भी मतलब समझ सकते हैं। तो देखिए ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास किए फ्रेंड। ए सिस्टम इज सेड टू बी
ट्रांजिएंट और इन ट्रांजिएंट स्टेट, एक कोई भी सिस्टम जिसको आप ट्रांजिएंट कह सकते हैं या ट्रांजिएंट स्टेट कह सकते हैं, व्हेन ए प्रोसेस वेरिएबल और वेरिएबल हैव बीन चेंज्ड, जो उसकी प्रोसेस होती है वो वेरिएबल होती है या वेरिएबल होते हुए चेंज होती है, एंड द सिस्टम हैज नॉट एट रिच्ड ए स्टेडी स्टेट, जो कि स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंच पाती है, वेरिएबल ही रहती है। तो वेरिएबल स्टेट को, जैसे नदी जब उफान पे रहती है तो वो कई वेरिएबल स्टेट बनाती है, अपनी अवस्था बनाती है, तो उस स्थिति में ये आप जो है उसको ट्रांजिएंट स्टेट कहेंगे। तो आपने समझ लिया होगा कि ट्रांजिएंट स्टेट जो होती है वो जिग जॉग वाली मोशन होती है, अवस्था होती है, जिसमें वेरिएबल मोशन कहलाती है। द टाइम टेकन फॉर द सर्किट टू चेंज फ्रॉम वन स्टेडी स्टेट टू अनदर स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट। जब एक स्टेडी स्टेट से दूसरी स्टेडी स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उसमें जो लगने वाला टाइम होता है, द टाइम टेकन ही कहलाती है ट्रांजिएंट टाइम और ट्रांजिएंट स्टेट, ये दोनों आपने समझ लिया। तो ये ट्रांजिएंट स्टेट समझ लिया है। तो यहां पर जो सर्किट ब्रेकर होती है वो वोल्टेज अप डाउन होती है, शॉर्ट सर्किट में वो अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है, जो कि स्टेट जो होती है उसकी अवस्था स्टेडी नहीं हो सकती, ट्रांजिएंट ही हो सकती है। जिस संबंध में ये फिगर आपको दिखाई दे रही होगी कि ये जो कर्व दिखाई दे रही है ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अदा करती है, जबकि ये जो स्टेप दिखाई दे रही है वो जो है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कर रही होती है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर देखिए जो कहा जा रहा है, ऑप्शन बी पर मत ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा जो सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर ट्रांजिएंट स्टेट, क्लियर कह दिया है यहां पर कि सर्किट ब्रेकर जो होती है ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर ही ऑपरेट होती है। ऑफ ए शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट का जो स्टेट होता है वो ट्रांजिएंट स्टेट ही होता है। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जो टाइम रिस्पॉन्स होती है, जैसा कि ट्रांजिएंट टाइम की बात करते हैं कि कितना देर में वो कंट्रोल करता है जो शॉर्ट सर्किट डेवलप होती है कार्य के दौरान, तो वहां पर कह रहा है कि व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम रेस्ट और इक्विलिब्रियम इट टेक्स सम टाइम टू सेटल डाउन। जैसे ही सिस्टम का रिस्पॉन्स बदलता है, चेंज होता है रेस्ट या इक्विलिब्रियम से, शांत अवस्था में है और वो अब ओवर उसकी वैल्यू जो है अचानक चेंज होती है, तो वो अवस्था चेंज होने में, जो सेटल डाउन होने में जो समय लगती है वो कुछ समय लेती है, जिसको आप रिस्पॉन्स टाइम या फिर ट्रांजिएंट टाइम भी कहते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम रेस्ट और इक्विलिब्रियम टू स्टेडी स्टेट। फिर से स्टेडी स्टेट में आने के लिए जो टाइम लगती है उसी को आप ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट टाइम भी कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट स्टेट के बाद जो स्टेट आती है उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं और उसके बीच में जो स्टेट होती है वो सब ट्रांजिएंट स्टेट कहलाती है। तो यहां पर जो है आप सी नंबर को टिक लगा लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स, 49 नंबर का क्या कहता है, स्लिप-रिंग मोटर इज प्रिफर्ड ओवर स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर के सापेक्ष स्लिप-रिंग मोटर का जो हम लोग यूज करते हैं वो किसको प्रिफर करते हुए करते हैं? फ्रेंड्स, आपने ईएमटी का स्टडी किया होगा जिसमें डायरेक्ट रो फॉलेज जो होती है वो आपकी क्या होती है, उसमें स्लिप-रिंग मोटर का यूज करते हैं जिसमें हाई इनिशियल टॉर्क की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप हॉलेज चालू करते हैं तो उस समय स्टार्टिंग के समय आपको हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां पर स्लिप-रिंग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर स्मूथ मोशन मिलने प्रदान करनी रहती है, जैसे कि वाइंडिंग इंजन में, वहां पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा जो मोटर के कार्य के आधार पर, जो अपना कार्य करना है उसकी इफिशियंसी, उसकी वर्क प्रोसेस के आधार पर हम लोग मोटर का डिसाइड करते हैं कि कौन सी मोटर को यूज करना है फ्रेंड्स। तो यहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड इन द स्लिप-रिंग मोटर ओवर द इंडक्शन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो यहां पर आप ए नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन बी नंबर पढ़ लीजिए, लो टॉर्क इज हैवी, लो टॉर्क हैवी की जरूरत पड़ती है। हैवी पुल आउट टॉर्क इज रिक्वायर्ड, हैवी पुल टॉर्क की जरूरत पड़ती है। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आप आंसर ए को यूज्ड इन डायरेक्ट रो हॉलेज जो कि आप कह सकते हैं। तो आप ये आंसर जो है वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 320 पर ईएमटी का वॉल्यूम जो है उसमें आप ये देख सकते हैं। तो
ये जो है 49 नंबर का होगा। अब आते हैं 50 नंबर का। यहां पर स्लिपिंग मोटर की जो बात कर रहे हैं, लो टॉर्क इज हैवी, लो टॉर्क जरूरत पड़ती है लेकिन हैवी जरूरत पड़ती है। हैवी पुल आउट टॉर्क इज रिक्वायर्ड, हैवी पुल आउट टॉर्क की जरूरत पड़ती है। ऑल ऑफ दी अबव, हाई टॉर्क रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड। यहां पर हैवी पुल आउट टॉर्क इज रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। यहां पर ऐसा लग रही है कि ये जो ABC है ये तीनों हो सकती है, तो यहां पर आंसर आप ऑल ऑफ दी अबव, डी का आंसर आप लगाइए, क्योंकि ये जो है तो जरूरत हाई स्टैटिक टॉर्क की जरूरत तो है ही है। लो टॉर्क इज हैवी, लो टॉर्क की जरूरत पड़ती है लेकिन हैवी मात्रा में जरूरत पड़ती है। हैवी पुल आउट टॉर्क इज रिक्वायर्ड, तो यहां पर आप इसको चेंज कर लीजिए। और ये जो है आपकी ये नहीं होगी, क्या होगी यहां पर आपकी डी होगी, तो डी को आप ये चेंज कर लिए हैं। और अगर इसकी रेफरेंस आपको कुछ मिलती है तो आप जरूर जो है हमारे कमेंट बॉक्स के में जो है कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए उसको और बताइए कि इस संबंध में क्या ये डी ऑल ऑफ दी अबव सही है। हमारे अनुसार यही होनी चाहिए, डी ही होनी चाहिए। लो टॉर्क इज हैवी भी जरूरत पड़ती है डायरेक्टर ऑफ कॉलेज में, जो आप स्लिपिंग मोटर की जो जरूरत करते हैं, बात करते हैं। तो अब आते हैं आज की जो आखिरी प्रश्न है, जो 50 नंबर की प्रश्न है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है? जैसे कि अभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब समझ चुके हैं। ये नंबर में बॉयलर एंड टरबाइन, बॉयलर एंड टरबाइन जो है वो एग्जांपल है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का। तो बॉयलर एंड टरबाइन में जो आप करते हैं वो हीट जो है हर समय बदलती रहती है, और वो बॉयलर जिससे कि कोयला जला करके, जिसके अंदर कोयला जला करके आप हीट जनरेट करते हैं और पानी को वो वेपर में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो हीट होती है स्टेडी स्टेट हर समय नहीं रहती, वो एग्जाम्पल नहीं कहा जा सकता, वो जो है ट्रांजिएंट स्टेट का ही एग्जाम्पल है। कूलिंग ऑफ आइसिंग इंजन, जो आइसिंग इंजन में जो हीट जनरेट होती है उसके अंदर जो कूलिंग करने का काम होता है वो भी जो है ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट स्टेट होता है। चिलिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड विंड ऑन ए वार्म बॉडी, जो बॉडी हमारी शरीर जो है गर्म रहती है तो उसके अंदर जो चिलिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड विंड जो बाहर से हवा जब हमारे ऊपर पड़ती है शरीर के ऊपर, तो वो ठंडी हवा हमारे ऊपर चिलिंग इफेक्ट डालती है, तो वो भी जो है आपकी ट्रांजिएंट स्टेट, सब ट्रांजिएंट स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब कूल्स डाउन बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, जब आप बल्ब आप इस्तेमाल करते हो जो घर में, तो वो बंद जैसे ही करते हो तो आसपास के एटमॉस्फेयर से, या बंद नहीं भी करते हो तो आसपास के एटमॉस्फेयर उसको हर समय कूल डाउन करने का कोशिश करती है, लेकिन फिलामेंट जो टंगस्टन की बनी होती है उससे जो लाइट जनरेट होती है लेकिन थोड़ी बहुत हीट भी जनरेट होती है, तो उसको कूल डाउन करने का यहाँ काम करती है हमारी एम्बियंट एयर। तो ये जो है आपकी स्टेडी स्टेट का एक एग्जांपल है। आप डी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप जरूर मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों को भी बोले होंगे कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपने एग्जामिनेशन में वो इसकी सीरीज को देख करके पास कर सके, सर्टिफिकेट गेन कर सके। फ्रेंड्स, नए जॉब अगर पाना चाहते हैं जो कैंडिडेट्स एमटी के, गेट के या ओवरमैन के, वो अपनी सीरीज को देख करके स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।